हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस कोर। आज हम एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। चलो पहले थोड़ा इनका हिस्ट्री देख लेते हैं। महर्षि कणाद, इंडियन फिलोसोफर, इनका कहना था कि कोई भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा, उसके बाद हम उस चीज़ को और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वो वो डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा चीज निकल कर आएगा उसको वो नाम दे दिए परमाणु। उसके बाद डेमोक्रिटस, एक ग्रीक फिलोसोफर, वही सेम चीज बोले कि अगर कोई चीज को हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक छोटा सा चीज आएगा, उसके बाद उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बा और उसको डिवाइड नहीं कर सकते। वो जो छोटा चीज सबसे एंड में आएगा मतलब डिवाइड नहीं कर सकते उसको, वो जो छोटा चीज आएगा उसको वो नाम दे दिए एटम। तो उसके बाद एंटोइन लावोसियर उसी चीज को थोड़ा रिसर्च करके दो लॉ लाए। उनका दो लॉ लाए। तो उनका लॉ था क्या? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो उनका पहला लॉ था क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो उनका कहना था कि कोई भी चीज, अगर दोनों चीज रिएक्ट करता है आपस में, तो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो एक्सपेरिमेंटली उसको दिखा है कि उसका मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसका मास में कोई बदलाव नहीं आता है। वो तो इसीलिए क्या किए, एक इसी तरह एक ले लिए, जैसे ले लिए उसमें बेरियम क्लोराइड ले लिए। BaCl2 ले लिए। तो और एक फ्लास्क में वो क्या किए, इसी तरह के टेस्ट ट्यूब किए, मान लो टेस्ट ट्यूब, उसमें वो सोडियम सल्फेट ले लिए। उसके अंदर उसमें सोडियम सल्फेट ले लिए, जो येलो चीज है वो सोडियम सल्फेट ले लिए। Na2SO4 ले लिए। तो उनको पहले क्या किए, वो इसको बंद कर दिए। ऐसे मतलब ऐसे बंद कर दिए जैसे कि वो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से ना मिले। तो वो दोनों को मिलाने से पहले वो क्या किए, उनका वेट ले लिए, उनका मास नाप लिए। तो उसके बाद वो क्या किए, उसको थोड़ा वो जो जिस वेसल में रखे थे दोनों को, तो उसको मिक्स कर दिए। मतलब इस डब्बे को वो क्या किए, इससे थोड़ा साइड कर दिए, जैसे कि ये जो सोडियम सल्फेट था वो आके इसमें मिल जाए। मिल जाएगा तो उसके बाद वो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो वो फिर क्या किए कि वो रिएक्शन होने के बाद फिर इन दोनों का वो वेट किए, और उनको पता चला कि वो रिएक्शन के पहले इन दोनों का मास जितना था, रिएक्शन के बाद इनका मास उतना ही है, सेम है। तो ये था एंटोनियो लेवोसियर का पहला लॉ। अब चलते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में वो क्या किए, सेकेंड लॉ में वो बोले कि लॉज ऑफ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि अगर कोई भी चीज, मतलब कोई भी कंपाउंड, मानो कोई भी चीज हो गया कि कंपाउंड हो गया, H2 हो गया,
उन उन वो जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, H2O में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम क्या है? ऑक्सीजन एक है, दो हाइड्रोजन है। तो वो क्या बोले कि इन दोनों का मास का जो रेशियो है हमेशा सेम ही रहेगा। तो कहीं से भी ला दो तुम इस मतलब वाटर को, अगर कहीं एक्सपेरिमेंटल अपना लैब में बनाओ या कोई नदी या नाला से भी अगर कोई पानी लाते हो, तो उसमें देखा गया कि वो जो H2O है उसमें हमेशा हाइड्रोजन का मास एक अगर है, अगर मानो 1 ग्राम हाइड्रोजन इसमें है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन उसमें होगा, इनका कहना था। हमेशा हमेशा ही होगा, मतलब वो कोई भी, मतलब वो जो वाटर है तुम कहाँ, वो जो पानी है तुम कहाँ कहीं से भी ला दो, मतलब एक्सपेरिमेंटल तुम लैब में बना दो, इधर नदी या नाला से भी कहीं से भी उठा लो, इनका हमेशा ये जो मास का रेशियो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन रहता है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद डाल्टन, जॉन डाल्टन, उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किए। उसके बाद वो अपना एक थ्योरी दिए। उनका थ्योरी क्या कहता है, देखो, ऑल मैटर मेड ऑफ अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। उनका कहना था कि मैटर का जब जो सबसे छोटा है, छोटा चीज है, मतलब एटम है, और वो हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और atom are indivisible particle cannot be created or destroyed in a chemical reaction। इनका कहना था कि इसको हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, जो छोटा एटम है उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब उसको बना नहीं सकते ना, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम एटम बना ले, कोई केमिकल रिएक्शन करके इसको बना ले, नहीं तो उसको तोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोई एक एलिमेंट का, मानो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट का, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है, एलिमेंट में अगर दो, हमेशा इस हाइड्रोजन O2 फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। तो ये इस थर्ड पॉइंट बोलता है कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ऑक्सीजन का कोई भी तुम एटम ले लो, कोई एक भी एटम ले लो, मतलब कहीं से भी वो एक एटम ले लो, इनका मास हमेशा सेम रहेगा, इनका और इनका दोनों का मास हमेशा सेम रहेगा, और इसका और इसका दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। और फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मानो मैं एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, ये हाइड्रोजन का है, और एक में ले लिया ऑक्सीजन का ले लिया एटम। इन दोनों का मास अलग अलग है, इन दोनों का मास अलग अलग होगा, और इनका केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। एटम combine in the ratio of a small whole number to form a compound। मतलब दोनों, मतलब एटम्स, एटम्स मतलब दोनों नहीं, मतलब कोई भी एटम हो, वो अपना जो एक रेशियो होता है, मतलब कुछ सर्टन पोर्शन में वो मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2। तो
कम से कम ये जो जितना भी आटम है इसका मिनिमम एक ही रहेगा, मतलब इंटीजर फॉर्म में वो ही रहेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। यहाँ पे कार्बन एक है, कार्बन आटम का कार्बन एक कार्बन आटम है और दो ऑक्सीजन का आटम है, वो दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड दिए है तो बनाए हैं। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि कार्बन का हाफ आया, मतलब 0.5 ले लिए और ऑक्सीजन का 1 ले लिए, ये बनाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। पॉइंट फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं हो सकता, हमेशा एक होल नंबर फॉर्म में ही रहेगा। ठीक। उसके बाद द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एंड एटम काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। मानो मैं कंपाउंड लिया H2O, एक कंपाउंड है, इनका रिलेटिव नंबर मतलब हमेशा इसमें दो ही हाइड्रोजन रहेगा और एक ऑक्सीजन का ही रहेगा, और आटम अलग अलग हो लेकिन उनका जो नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। कहीं भी मतलब तुम एक बकेट बकेट में पानी ले लिए, उसमें H2O भी है और एक ग्लास, छोटा सा ग्लास में भी पानी है, उसमें भी H2O है। दोनों में जो मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल है, हमेशा उसमें वाटर हाइड्रोजन का दो आटम और ऑक्सीजन का एक आटम रहेगा। ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक आटम। आटम से पहले हम देखेंगे क्या क्या है उसके अंदर, वो कैसा मतलब कैसे बना है, वो सब चीज़ थोड़ा देखेंगे। आटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर। सब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि तुम्हारा पॉजिट्रॉन एक है, अपवर्ड क्वार्क है, डाउनवर्ड क्वार्क है। लेकिन तुम लोगों के लिए अभी इतना ये तीनों जानना जरूरी है, उसके वो 11 12 में जब जाओगे तो ज़्यादा पढ़ोगे। यहाँ पे थोड़ा देख लो कार्बन आटम का कैसा बनाया है। ये जो प्लस सब लिखा हुआ है ये सब है प्रोटॉन, और जो रेड में दिखाया है वो सब है न्यूट्रॉन, और वो जो एक सर्कल में एक नेगेटिव चार्ज सब दिखा रहे वो सब है इलेक्ट्रॉन। समझ गए। उसी तरह एटम का एक फॉर्मेशन होता है, एक एटम में ये सब चीज़ होता है। उसके अलावा और बहुत सारा चीज़ है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे कि पॉजिट्रॉन, ये सब है, तुम लोग हायर क्लास में वो सब पढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या है, एक एटम में उसका प्रोटॉन नंबर जितना है उसको हम बोलेंगे उस एटम का एटॉमिक नंबर। मानो कार्बन कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। ठीक। अच्छा, हमारा एक पीरियडिक टेबल होता है, पीरियडिक टेबल में मैं दिखा देता हूँ। पीरियडिक टेबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब जो देख रहे हो ना वो हमेशा एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया हुआ है। मतलब हाइड्रोजन का एक एटम है, मतलब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है, लिथियम का पोजीशन 3 है, मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इसमें 3 प्रोटॉन है। उसी हिसाब से इसी तरह ये सजाया गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक। अच्छा, उसके बाद आइसोटोप। आइसोटोप हम देखेंगे क्या है। आइसोटोप एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे क्या, आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। तो उसमें क्या होता है, देखो एक तो यही कार्बन का भी देख लो, कार्बन का आइसोटोप वो C8 से C22 तक है, लेकिन
C12 और C13 सबसे स्टेबल है, इसलिए सी ट्वेल्व को मैक्सिमम जगह से यूज किया जाता है। मतलब हमारा आगे जाके हम पढ़ेंगे कि C12 का यूज बहुत सारा चीज़ में होता है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल है और उसका कुछ बेनिफिट है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आइसोटोप पहले समझ लेते हैं क्या है। अगर कोई एटम में प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गया, सेम है, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसके उसके हिसाब से उसका सब आइसोटोप निकलता है। मानो यहाँ देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट का आइसोटोप हम देखेंगे। एक है प्रोटियम। प्रोटियम में क्या है, एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन। उसमें 0 न्यूट्रॉन नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन नहीं है, 0, तो उसका नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन एलिमेंट का ये सब आइसोटोप है। उसके बाद आ गया ड्यूटेरियम, और एक है उसका हाइड्रोजन एलिमेंट का उसका आइसोटोप। उसमें क्या है, उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। समझ गए। ट्रिटियम इसी तरह, उसमें एक प्रोटॉन और दो दो न्यूट्रॉन। समझ गए। और आइसोटोप का और एक प्रॉपर्टी है, इन लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तुम बोल सकते हो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे मतलब अलग हो गया। देखो, हम यहाँ देखें कि इसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो उसमें हम इन दोनों में पहले कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों में प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन इसमें एक में न्यूट्रॉन नहीं है और एक में न्यूट्रॉन है। तुम लोग को पता होगा कि न्यूट्रॉन का तो कुछ सर्टन मास है। अगर इसका मास है, न्यूट्रॉन का कुछ मास है, अगर यहाँ इसमें तो न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसमें और एक न्यूट्रॉन है, मतलब इसका जो एडिशनल मास ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, इनका इन इसीलिए क्या होगा, इसका वेट ज्यादा हो जाएगा इसमें से। ये जो चीज है, अच्छा सेकेंड, ये वाला जो है इनका मास इससे छोटा होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है और इसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, तो उसके उस हिसाब से इसका मास ज़्यादा होगा इससे। और इससे ज़्यादा मास इसका भी होगा, क्योंकि इससे और एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, मतलब इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें दो न्यूट्रॉन है, तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इसमें है और ए वाला इसमें से भी ज़्यादा भारी हो जाएगा ना मास में, अगर वो एक में, तो उसीलिए उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल तो समझ गए। अच्छा, हम अभी देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, मानो मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, मानो कुछ भी, कार्बन हो गया, कुछ भी ले लिया मैं, उसका सबसे जो छोटा चीज होता है, मतलब जो जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एक छोटा चीज को, वो हो गया क्या, क्या, एटम। और ठीक, अच्छा ठीक है, फिर एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन यूजिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, फिर पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या है, उसके बाद हम ये वाला चीज को देखेंगे।
बहुत रिसर्च होने के बाद पता चला कि मतलब ये तो बहुत छोटा छोटा चीज है, इनका मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कि बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। तो वो क्या किए, एक आइडिया निकाले कि क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड एज यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड एज वर्ड कर लेते हैं, उसी हिसाब से कंपेयर करके और सभी को देखेंगे। वो देखे कि हमारे नेचुरल फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जो एलिमेंट है ये बहुत सारे अलग एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड दिए हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या दिए है, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे दिए हैं, CH4, मीथेन, और O का हो गया H2O। ऐसे बहुत सारा चीज वो कंपाउंड दिए हैं। तो इन लोगों को एक दिमाग में आया कि क्यों ना हम जो लाभोश्योर का जो केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉ वो दिया था उसको यूज किया जाए, ये सब चीज को इन लोगों का मास को डिटरमिन करने के लिए। तो वो क्या किए, तो पहले वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए वो क्या किए, कार्बन 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 C12 आइसोटोप। मैं बोला था थोड़ा देर पहले बोला था कि इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है, कार्बन 12 का जो आइसोटोप है इसको वो यूज करके स्टैंडर्डाइज बना के उसी से अलग जो आटम सब है उसके साथ जो मतलब रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसी से वो उनका मास निकालने के लिए कोशिश की है। तो वो क्या किए कि कार्बन सी ट्वेल्व जो आइसोटोप है उसको 12 हिस्सों में बांट लिए पहले, पूरा 12 हिस्सों में बांट लिए। तो 12 हिस्सा को बांटने के बाद जो एक पार्ट, वो 12 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो 12 पार्ट है, जो एक पार्ट का जो मास निकल कर आया उसको नाम दे दिए एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट दे दिए। इसका क्या मतलब है, मतलब कार्बन का मास इसका 12 गुना है, जो छोटा पोर्शन है उसका 12 गुना है, मतलब 12। ठीक है, और थोड़ा क्लियर हो जाओगे, थोड़ी देर वेट करो। अच्छा ठीक है, तो वो क्या किए, उसी को वो लाभोश्योर का लॉजिक को अप्लाई करके वो क्या किए, देखे कि सीओ को एक्सपेरिमेंटली वो देखे पहले क्या क्या हो रहा है उसमें। सीओ में वो देखे कि उसमें 3 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम ऑक्सीजन है। इनका कॉम्बिनेशन हमेशा सेम ही रहता है, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा सेम ही रहता है। तो उसी हिसाब से वो एक ट्राई किए कि इसको कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए। तो इसीलिए वो क्या कि वो कार्बन का मास क्या है, कार्बन का मास क्या है 12। तो वो क्या किए, इसका मतलब क्या है 12, मतलब क्या कि कार्बन का मास में हम यहाँ जो छोटा वाला हिस्सा लिए थे इसका मास, ये जो छोटा वाला हिस्सा का 12 गुना इसमें इसमें प्रेजेंट है, कार्बन में प्रेजेंट है। तो उसी हिसाब से वो इसको भी, मतलब ऑक्सीजन को भी
ऑक्सीजन एटम का मास को कैलकुलेट करने का कोशिश किए। देखो फिर अगर ये 3 ग्राम 12 मास को रिप्रेजेंट करता है तो ऑब्वियसली 1 ग्राम, अगर यूनिटरी मेथड में हम देखेंगे तो कितना होगा, 1 ग्राम 12/3 4 AMU को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी हिसाब से 1 ग्राम में अगर 4 AMU है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट है, तो उसी तरह 4 ग्राम में कितना होगा, 4 ग्राम में कितना एटॉमिक मास होगा, वो क्या कि 4 × 4 = 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो उसी तरह वो और बहुत सारा एलिमेंट का, मतलब और बहुत सारा एटम का मास, एटॉमिक मास निकाले। समझ गए? मैं क्विक और एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ। वो क्या किए, वो पहले देखे कि वो ये जो कार्बन कार्बन 12 आइसोटोप है, उसको 12 हिस्सों में पहले बांट दिए। जो एक हिस्सा का जो वेट है उसको वो नाम दे दिए क्या, एटॉमिक मास यूनिट। समझ गए? तो उसके बाद एंटोनियो लावोसियर का जो कॉम्बिनेशन था, केमिकल कॉम्बिनेशन रूल, उसको वो यूज किए। तो वो एक्सपेरिमेंटली देखे कि हमेशा 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, वो देखे। तो वो क्या किए, अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन बिलोंग करता है कितना, कार्बन को हम लिए कितना 12, क्योंकि इसमें कितना है, कार्बन में 12 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर ये एक चीज, मतलब एक हिस्सा है, तो उसी तरह 12 हिस्सा इसमें है ना, तो उसका एटॉमिक मास यूनिट उसी हिसाब से इंटू 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका एटॉमिक मास 12 हो गया। तो उसी हिसाब से अगर 3 ग्राम है, मतलब 3 ग्राम बिलोंग करेगा किसको, 12 एटॉमिक मास को, तो उसी हिसाब से 1 ग्राम बिलोंग करेगा 4 एटॉमिक मास को। उसी हिसाब से इसमें कॉम्बाइन हो रहा है 4 ग्राम का ऑक्सीजन, तो उसी हिसाब से 4 ग्राम इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 4 × 4 16 मास यूनिट। समझे? ठीक। और उसके बाद आ गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स एंड इट्स एटॉमिसिटी। Molecule can be defined as smallest particle of element or compound that is capable of independent existence and shows all the properties of the substance। क्योंकि सिंपल में समझा देता हूँ। देखो, वो एक कहता है कि एक मॉलिक्यूल कोई भी चीज हो गया, मतलब मॉलिक्यूल को ले, तुम O2 ले लो, H2O ले लो, CO2 ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब एक एक मॉलिक्यूल है। O3 ले लो, हाँ, O3 कुछ भी ले लो, नहीं तो आर्गन भी ले लो, आर्गन ले लो, कुछ भी ले लो। इनका कहना था कि तुम कुछ भी मॉलिक्यूल ले लो जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, मतलब O2 इंडिपेंडेंटली रह सकता है प्रकृति में, O2 नेचुरल फॉर्म में रह सकता है, H2O नेचुरल फॉर्म में रह सकता है, CO2 नेचुरल फॉर्म में रह सकता है, O3 नेचुरल फॉर्म में रह सकता है। और वो इन लोगों का जो सब केमिकल प्रॉपर्टीज है वो दिखाएंगे हमेशा। देखो, ये मॉलिक्यूल है,
ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को अगर दो हिस्सों में बांट दिए, अगर जिसमें ए O2 मॉलिक्यूल है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम होगा, मतलब इसमें सिर्फ O2 में सिर्फ दो ऑक्सीजन एटम है, और O3 ओजोन में तीन ऑक्सीजन एटम है, और आर्गन में एक आर्गन एटम है। ये सब चीज को क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट। समझे? एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट में सिर्फ एक ही एटम होगा, वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो, सिमिलर टाइप, मतलब सेम एटॉमिक, सेम एटम हमेशा ही रहेगा। लेकिन ये क्या चीज है? ये है कंपाउंड, जिसमें 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 दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है कंपाउंड का। ये सब क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये सब एक मॉलिक्यूल है। लेकिन जिसमें एक ही टाइप का एटम होगा उसको एलिमेंट बोलेंगे, और जिसमें एक से ज्यादा एटम मिलकर कुछ चीज बनाएंगे उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। और उसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो है, ये है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये है एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये है ओजोन का मॉलिक्यूल। जैसे मतलब अगर कोई ग्लास में तुम H2O ले लिए हैं, H2O ले लिए, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, हाँ, पानी भरा हुआ है, तो उससे उसमें से तुम मैक्सिमम सबसे छोटा से छोटा तुम एक मॉलिक्यूल ही निकाल सकते हो, H2O, और उसको और छोटा तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक इसी तरह छोटा छोटा बहुत सारा ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल मिलकर बना है ग्लास। ग्लास ग्लास में जितना भी पानी है सब H2O का मॉलिक्यूल ही है, और उसमें एक ही तुम मॉलिक्यूल बाहर भी ला दिए, वो ग्लास में बाकी जितना भी मॉलिक्यूल है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो कुछ भी होगा, एक जो निकाल दिए जो वाटर मॉलिक्यूल, वो अकेला भी सब केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। समझ गए? मानो और एक अच्छा सिंपल कर देता हूँ फिर। मानो इसमें ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक क्या है? गैस है। ऑक्सीजन एक जार में है, नहीं तो एक वेसल में है, उसमें छोटा छोटा सब ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूल सब है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तुम एक उसमें से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकाल दिए, उसमें से वो एक का केमिकल प्रॉपर्टी जो जो भी होगा, वो इसमें जितना भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा उसका भी प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होगा। समझ गए? आ गया। अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? अगर कोई चीज में एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में जितना जितना एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है उसको हम बोलेंगे उसका एटॉमिसिटी। अच्छा, मानो ओजोन O3, उसमें तीन ऑक्सीजन का एटम मिलकर एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाया है, तो उसका एटॉमिसिटी कितना होगा? 3। H2O, H2O का एटॉमिसिटी कितना होगा? दो हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, उसका भी एटॉमिसिटी 3। सपोज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका
एटॉमिसिटी कितना होगा, हाइड्रोजन का 2, सल्फर 1 3, ऑक्सीजन 4, टोटल 7, एटॉमिसिटी 7, समझ गए। अच्छा ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे आयन। आयन क्या है? Compounds composed of a metal and a non-metal contains charged species known as ion। मतलब वो बोलता है कि कोई भी कंपाउंड हो गया composed of a metal, non-metal contains charged species known as ion। ऐसा भी हो सकता है कि ion में भी single charged atom or group of atom that have a net charge on them। एक सिंपल से दिखा देता हूँ, H प्लस, ये तो कंपाउंड नहीं है, फिर भी ये एक आयन है। आयोडाइड, आयोडाइड आई माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, ये सब एक एक आयन है। अच्छा, आयन में भी सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम। अच्छा ठीक है, फिर नेट चार्ज वाला भी देख लेते हैं क्या है ग्रुप ऑफ एटम। मानो मेरे पास एक है HCO3 माइनस टोटल होल, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। नहीं तो CO3 2 माइनस, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। SO4 2 माइनस, सल्फेट। समझे, इसमें क्या हो गया, आयन में भी सिंगल चार्ज एटम, ये सिंगल चार्ज एटम आयोडाइड हाइड्रोजन, और ये है ब्रोमाइड, और ये हो गया बाइकार्बोनेट। इसमें देखो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, ये तीनों मिलके उसका नेट चार्ज कितना है, माइनस 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 1, और कार्बोनेट का 2 माइनस, और सल्फेट का 2 माइनस। समझ गए, वही चीज को बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। मतलब एक से ज्यादा एटम मिलके उसका अगर नेट चार्ज कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो उसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन। ठीक, अच्छा, negative charged ion are called anion and positive charged ion are called cations। आनायन क्या क्या, इसमें से देखो ये आनायन 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 आनायन, H प्लस कैटायन, और Na मगर लिख लेता हूँ, फिर Na प्लस कैटायन, K प्लस कैटायन, Cu2 प्लस कैटायन। ठीक, अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा डालने के लिए। तब तक तुम एक काम करो, इसको एक बार देख लो, उसके बाद नेक्स्ट उसको तुम 1.5 नहीं तो 2x में और एक बार देख लो, अगर कोई समझ नहीं आता है, टाइम बचाओ अपना। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम एक बार इसको देखने के बाद अपना टेक्स्ट बुक को पढ़ो।